आज की तारीख में युवा को क्या बता दिया गया कि पढ़िए लिखिए और नौकरी करिए। राजनीति से प्रेरित करने वाले व्यक्ति को अरे आपने इतना गंदा सोच कैसे लिया, राजनीति को इतना गंदा कर दिया पूर्व की दलों ने कि अच्छा व्यक्ति राजनीति में आना नहीं चाहता। यही जब अच्छे हाथों में राजनीति आई तो आज देखिए देश के बड़े से बड़े दिग्गज, अच्छे से अच्छे युवा, महिलाएं सब राजनीति को प्रेरित हैं कि हम इस माध्यम से भी समाज में अपना योगदान कर सकते हैं। ये अगर जुमले ना बोले होते, गरीबी हटाओ, कहाँ गरीबी उस समय उन्होंने हटा दी थी, वह परिवार हटाओ, परिवार के लोगों को लेके आगे किया। आप बताइए ना कि क्या गांधी परिवार में कोई, आज भी गांधी परिवार में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन, हमारे यहाँ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोटोकॉल देखिए, उनके यहाँ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोटोकॉल देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबर 9। मैं हूँ आपके साथ शिव शर्मा। आज की खास बातचीत में हमारे साथ फर्रुखाबाद के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। तो आइए इनसे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर के। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, नामांकन हो चुके हैं और करहैल सीट पर तेज प्रताप यादव ने अपना नामांकन कर दिया है। किस नज़र से देखते हो, किस तरफ जाएगा ये उपचुनाव का नतीजा? मुझे लगता है कि 5 सांसद एक ही परिवार के होने के बावजूद करहैल में वो कोई प्रत्याशी घोषित करेंगे तो किसी अन्य पिछड़े वर्ग के, अन्य पिछड़े समाज के लोगों को घोषित करेंगे। लेकिन उन्होंने फिर अपने परिवार के व्यक्ति को घोषित करके बताया कि उनके पीडीए का मतलब है प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी, पब्लिक फैमिली डेवलपमेंट अथॉरिटी, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। इनका पीडीए सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम पीडीए को साथ में लेकर चल रहे हैं। चल रहे हैं ना। देखिए डिम्पल यादव चल रही हैं, अखिलेश यादव चल रहे हैं, राम गोपाल यादव चल रहे हैं, अक्षय यादव चल रहे हैं, धर्मेंद्र यादव चल रहे हैं, शिवपाल यादव चल रहे हैं। तो पीडीए लेके चल रहे हैं ना। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, सांसद बनिए, परिवार का विकास करिए, बढ़िया बढ़िया सुविधाएं लीजिए और दूसरों को मूर्ख बनाइए। ये वो काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने सीधा निशाना साधा है कि इस बार का पीडीए का खौफ इतना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर है कि वो पीडीए करना ही भूल गए। नहीं, हम तो पीडीए कहाँ, पीडीए तो वो कर रहे हैं। हम तो आज भी पूरी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के उस ध्येय वाक्य का पूरा सपना पूरा कर रहे हैं जिसमें कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मेरे लिए हर व्यक्ति जो समाज में शोषित है, वंचित है, जिस प्रकार उसकी हर तरीके से सरकार मदद करने के लिए तैयार है और तत्पर और कर रही है। सर, नरेंद्र मोदी जी ने 1 लाख नए युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया है और उन्होंने ये वादा किया है कि 1 लाख कम से कम युवाओं को, ऐसे परिवारों को राजनीति से जोड़ा जाएगा जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इसका क्या उद्देश्य है? आपको ध्यान हो, मैंने आपके इनकी पीडीए की परिभाषा बताई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक परिभाषा दी थी, ज्ञान। GYAN। जी मतलब गरीब, Y मतलब युवा, A मतलब अन्नदाता, ठीक है ना, N मतलब नारी। हमने पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर कहा, हमने 33% आरक्षण देने का हमने कहा, वो किया। आपके तो सपने में था, आप कहते थे। हमने इतना बड़ा ऐतिहासिक बिल पारित करके दिया कि आधी शक्ति को अब संसद के में बराबर का दर्जा मिलेगा। हमने युवाओं के लिए पहले से ही कहा कि युवा वह युवा जो सशक्त है, जो अपने पैरों पर खुद चल के राजनीति कर रहा है, खुद सेवा का भाव लेके काम कर रहा है, उसको आगे आना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी का पहले नहीं, इससे पहले उन्होंने विजन किया कि ऐसे 1 लाख लोग नई सोच से आए, नया इनोवेशन करें, राजनीति की दिशा को नहीं लेके जाएं, देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएं। यही 2047 का भारत बने, जब नई तरीके से नारी शक्ति आएगी, नए युवा आएंगे, नई सोच होगी, तो यकीनन देश प्रगति की राह पे चलेगा और सन 2047 का विकसित भारत का सपना इसी आधार पर होगा। तो इसमें किस प्रकार से युवाओं को जोड़ा जाएगा? जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि ऐसे परिवारों को राजनीति से जोड़ा जाएगा जिनके परिवारों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ऐसे युवा क्या आप तलाश करेंगे या जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उनको आप प्रोत्साहित करोगे? देखिए, जो राजनीति में युवा आना चाहता है, जिसके अंदर कुछ कर दिखाने की क्षमता है, जो देश के लिए कोई जज्बा रखता है, जिसे वास्तव में
सही जगह पर बैठाल देने पर समाज का, देश का, प्रदेश का भला हो, ऐसे युवाओं को आने के लिए हम लगातार कर भी रहे हैं जी। हम लगातार युवाओं को मौका दे रहे हैं। आप जरा भारतीय जनता पार्टी की जितनी टिकटें घोषित हुई हैं जी। उनकी औसत आयु निकाल दीजिए और विपक्ष के जो प्रत्याशी घोषित हुए उनकी औसत आयु निकाल दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा औसत आयु में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी औसत आयु में सबसे कम निकलेगा। जी, लेकिन बात यहाँ पर ये आ रही है, यदि 1 लाख युवा जो है राजनीति में आते हैं और वो चुनाव लड़ने की अपनी बात को आगे रखते हैं, तो जो पुराने लोग राजनीति में हैं फिर उनका क्या होगा? क्या उनको साइड में किया जाएगा? नहीं, आप मेरी बात समझिए, किसी को साइड में नहीं कर रहे हैं जी। राजनीति मतलब हमारा सेवा का माध्यम। जी। जो लोग आज की तारीख में युवा को क्या बता दिया गया कि पढ़िए लिखिए और नौकरी करिए। जी। राजनीति से प्रेरित करने वाले व्यक्ति को अरे आपने इतना गंदा सोच कैसे लिया? राजनीति को इतना गंदा कर दिया पूर्व की दलों ने कि अच्छा व्यक्ति राजनीति में आना नहीं चाहता। यही जब अच्छे हाथों में राजनीति आई तो आज देखिए देश के बड़े से बड़े दिग्गज, अच्छे से अच्छे युवा, महिलाएं सब राजनीति को प्रेरित हैं कि हम इस माध्यम से भी समाज में अपना योगदान कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष इस पे भी सवाल उठा रहे कि ये भी एक तरह से जुमला है। नहीं, जुमला तो वो बोलते हैं ना, अगर उनका जुमला ना हो रहा होता तो आज जो 2047 का हमने लक्ष्य रखा है वो सन 1977 में लक्ष्य पूरा हो गया होता। आज़ादी के 30 साल बाद वह भारत विकसित भारत हो जाता। ये अगर जुमले ना बोले होते, गरीबी हटाओ, कहाँ गरीबी उस समय उन्होंने हटा दी थी, वह परिवार हटाओ, परिवार के लोगों को लेके आगे किया। आप बताइए ना कि क्या गांधी परिवार में कोई, आज भी गांधी परिवार में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन, हमारे यहाँ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोटोकॉल देखिए, उनके यहाँ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोटोकॉल देखिए, ऐसे लगेगा जैसे कोई डमी व्यक्ति बैठा। आज भी पूरी पार्टी पे गांधी परिवार हावी है, राहुल गांधी हावी हैं, सोनिया गांधी हावी हैं, प्रियंका गांधी हावी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जैसे पद उनके घरों में बहुत छोटे महसूस होते हैं। यही अखिलेश यादव जी के साथ है। सांसद तो कई हैं, लेकिन जो 5 सांसदों का प्रोटोकॉल है, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, राम गोपाल यादव, इनका जो प्रोटोकॉल आगे, उसके आगे सारे सांसद बौने दिखते हैं। लगता है कि वो अपने संघर्ष से सांसद नहीं बने, सिर्फ इनकी परिवार की कृपा से ही सांसद बने हैं। तो जो उपचुनाव की करहल सीट है और अन्य सीटों पर दावे पेश किए जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको उपचुनाव में क्या होने वाला है? देखिए, दावे वो कुछ भी करें, दावे तो उन्होंने हरियाणा में भी अभी किए थे जी। और कैसा दुर्भाग्य है कि आप कैसा खेल खेल रहे हैं, कहीं समझौता कर रहे हैं, कहीं उनके खिलाफ जा रहे हैं। किस प्रकार का पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किस प्रकार से धोखा देने का काम ये पार्टियां करती हैं। आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इंडी गठबंधन हिस्सा थी, फिर हरियाणा में क्या हुआ? तृणमूल कांग्रेस पूरी तरीके से इंडी गठबंधन हिस्सा था। पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? आज भी महाराष्ट्र में एमबीए, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी आज तक सीटों का फैसला नहीं कर पाया। झारखंड में शिबू सोरेन के साथ आज तक फैसला नहीं कर पाया। ये जुमले बोलते हैं, इनके मन में कुछ है, सामने कुछ है। हम वही बोलते हैं जो हमें करना है, क्योंकि राजनीति मेरे लिए सेवा का माध्यम है, इनके लिए राजनीति व्यवसाय का माध्यम है। हमें कैसे सत्ता हासिल होनी, उस पर कितने नीचे तक, किसी भी घृणित अवस्था तक हम जा सकते हैं, हम ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और यही परिणाम रहा, हरियाणा की जनता ने बेहद अच्छे समझा और परिणाम हमारे पक्ष में आया। अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले होते चले जा रहे हैं। केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी लगातार सीमा सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकी हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? आप भूल गए, समय भूल गए हैं जी। आज से जरा 10 वर्ष पहले देखिए, रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कोई लावारिस वस्तु बम विस्फोट से भरी हो सकती है। बसों की सीट के पीछे देखिए, किसी लावारिस वस्तु को मत छूइए। ये पूरे देश के अंदर एक वातावरण बना था। आज कहीं आप ये सुनते हैं अनाउंसमेंट, यात्रीगण कृपया ध्यान, सुनते हैं कहीं क्या? आज आतंकवादी घटना आप सोचो, अभी हाल में ही मैच हुए हैं, इंटरनेशनल मैच हुए हैं, लीजेंड्स मैच हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर तमाम जम्मू कश्मीर आज देश के अन्य राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला राज्य है। वहाँ रोजगार सृजित हो रहे हैं, वहाँ नौकरियाँ सृजित हो रही हैं, जम्मू के लोगों की आमदनी बढ़ रही है। कुछ आतंकवादी घटनाओं, अगर आप पूरे घटनाओं को आप डेटा निकालें तो जिस दिन से धारा 370 समाप्त हुई एक, और जिस दिन से माननीय मोदी जी की सरकार बनी है केंद्र में, तब से आप डेटा निकाल लीजिए पिछले 10 सालों में आतंकवादी घटनाएं कितनी हुई।
कितने आतंकियों पे कार्रवाई। याद करो ना, पाकिस्तान के सामने हम लोग अक्सर ये कहते थे ये घटना बेहद निंदनीय है, दुखद है, अफसोस है, पीड़ित परिवार के साथ सांत्वना है, और मैं पाकिस्तान को चेतावनी देता हूं ऐसी घटना से बाज। यही तो बयान होते थे, बढ़िया से कोट सूट पहन के आते थे गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, और आते थे कहते थे ये घटना अत्यंत निंदनीय, इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। और आज तक कभी कड़ा जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन हमने कड़ा जवाब दिया ना। लेकिन वो पहले की बात अलग थी। आज नरेंद्र मोदी जी की छवि पूरे विश्व में फैल रही है और सुरक्षा की दृष्टि से सेना को भी पूरी तरह से खुला आदेश दिया गया है। उसके बावजूद यदि ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये कहीं ना कहीं चूक हो रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, आप एक सब नहीं बदल सकते ना, धीमे धीमे बदलाव मान रहे ना कि आज मोदी जी की विश्वसनीयता बढ़ी है, आज हमें भरोसा ही नहीं होता, कोई घटना हो जाती कैसे हो गई, ये हमारे मन में होता है। तो ये आपका भरोसा इसलिए हुआ कि आज हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। आप ही कह रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि मोदी जी की एक ब्रांड, ग्लोबल ब्रांड बना है कि आज उनकी एक विश्वसनीयता इस बात की है कि आतंकवादी घटना होती तो हम असहज होता, ऐसा कैसे हो गया। तो ये हमने एक विश्वास पैदा किया है। एक समय ऐसा भी आएगा कि आतंकवादी के पर जिस प्रकार से क्रूरतम प्रहार हो रहा है, आतंकवादियों की कूले टूट जाएंगे। वो आतंकवादी अपने ही देश के लिए काल बनेंगे, भारत के लिए नहीं बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के फर्रुखाबाद से जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता जी, जिनसे खास बातचीत में काफ़ी विषयों पर चर्चाएं की, और आपको अगली शख्सियत के साथ हम मुलाकात जल्द कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।